हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं यूनिट 1 हमारा CC1 का टॉपिक, जिसका नाम है कॉन्टेम्प्ररी इंडियन एजुकेशन। तो इस टॉपिक ये जो हमारा रहेगा वीडियो वन शॉट वीडियो रहेगा, यानी कि हम एक ही वीडियो में सारे टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है एजुकेशन का। तो एजुकेशन इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। यानी एजुकेशन का मीनिंग है कि स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, फिजिकल भी इंक्लूड हो, मेंटली और स्पिरिचुअल भी। ओके, तो अब आगे हम पढ़ेंगे 3 टाइप की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, क्या फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और एक आकर हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फॉर्मल में क्या होता है, जिसमें हम स्कूल जाते हैं, बच्चे जो स्कूल जाते हैं उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, स्कूल जाना, करिकुलम मिलना। करिकुलम मीन्स उनकी जो स्टडी है, सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाए तो उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना। इनफॉर्मल क्या होता है, जो हम अपने फैमिली से, इन्वायरमेंट से या फिर हमारे कोई भी लाइफ एक्सपीरियंस होता है उससे सीखते हैं। अगर जो छोटा बच्चा होता है वो A या B चलो स्कूल में बनाना सीखता है, पर घर पे भी जो देखता है कैसे बोलना है, कैसे चलना है। ठीक है, ये सारा आता है हमारा इनफॉर्मल में। सेकेंड स्लाइड, अब हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। एवोल्यूशन का मतलब है इसका प्रभाव कैसा रहा, इसकी जर्नी कैसी रही हमारी इंडियन एजुकेशन की। ठीक है, ओके, द जर्नी ऑफ इंडियन एजुकेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट फेजेस। तो जो हमारी इंडियन एजुकेशन वो 4 फेजेस में। ओके, पहला फेज़ क्या है, वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में क्या होता था, स्टूडेंट्स जो गुरुकुल है उन पे ही फोकस किया जाता था। मीन्स गुरुकुल या जो हमारे गुरु होते थे स्टूडेंट के, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता था कि वो स्टूडेंट का ओवरऑल करेक्टर बिल्ड करेगा। जैसे आज के टाइम पे अगर देखे जाए तो हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर ही पढ़ाता है। बट पहले क्या था, गुरु होते थे और वही स्टूडेंट को पढ़ाते थे, वही उनका करेक्टर बिल्ड करते थे। और उनकी मेन लैंग्वेज जो यूज़ होती थी वो संस्कृत थी। राइट, सेकेंड हमारा फेज़ आता है बुद्धिस्ट पीरियड का। बुद्धिस्ट पीरियड में हमको यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता चला। यहीं पे यूनिवर्सिटी जो बहुत फेमस है वो नंदाला और तक्षशिला है। ठीक है, और यहाँ की अगर लैंग्वेज की बात करें तो पाली कॉमन लैंग्वेज यूज़ होती थी। आपको लैंग्वेजेस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि लैंग्वेज हर फेजेस में अलग अलग चेंज होते रहते हैं। जैसे वैदिक में संस्कृत लैंग्वेज है, बुद्धिस्ट में पाली है। थर्ड हमारा होता है मेडिवल पीरियड। इसमें हमने फोकस किया मकतब एंड मदरसा। गाइस मैं आपको बता दूं, मदरताब्स एंड मदरसा दोनों में क्या होता था कि जो मकतब्स है, मकतब्स हमारा होता था प्राइमरी बच्चों के लिए। ठीक है, और मदरसा होता था सीनियर्स बच्चों के लिए। इसके लिए अगर इतना ज़्यादा मतलब डिटेल में भी जाननी होगी तो आपको जब इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनेगी तब बता देती हूँ। लेकिन इतना आइडिया कीजिए, जो मकतब होता है वो छोटे बच्चों के लिए होता है, यानी प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए, एंड मदरसा होता है सीनियर बच्चों के लिए। ठीक है, और उस टाइम पे जो लैंग्वेज यूज़ होती थी उनके करिकुलम में उन सबको लेके, तो पर्शियन और अरेबिक थी। ठीक है, यहाँ पे भी लैंग्वेज चेंज हो गया, ये भी आपको याद करना है। और ये जो टॉपिक है ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, ब्रिटिश पीरियड का जो टॉपिक है यहाँ पे मैकुलस मिनट। ये मैकुलस मिनट से हमेशा क्वेश्चन आया है, हमेशा। ठीक है, और ये कब आया था, इसका टाइम पीरियड भी याद करना। मैकुलस मिनट क्या है, जैसे कि इंडिया जब ब्रिटिश के अंडर था, ठीक है, तो उस टाइम पे ये जो थे, क्या नाम है इनका, हाँ मैकुलस मिनट, तो उन्होंने डीपली स्टडी की थी। इनको ना हमने हायर किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हायर किया था कि उनको जो एजुकेशन के ऊपर कैसे खर्च करने हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने मतलब कि उस जो एजुकेशन पॉलिसी वगैरह थी पढ़ी थी, और उन्होंने कुछ बातें मतलब कि बताई। बातें मीन्स कुछ डॉक्यूमेंट टाइप का उन्होंने दिया था, जिसके अंदर उन्होंने पॉलिसीज़ लिखी थी कि ऐसे ऐसे पैसों को खर्च करना है। ठीक है, एजुकेशन के बिहाफ पे, तो उसी को हम कहते हैं मैकुलस मिनट। ठीक है, तो ये आया कब था, 35 में आया था। अगर पूरा इसका निचोड़ निकाला जाए तो उन्होंने किसके ऊपर प्रमोट किया था, तो उन्होंने प्रमोट किया था इंग्लिश लैंग्वेज को। और उसी के बाद से जो इंग्लिश लैंग्वेज है एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनकर आई। ठीक है,
और उसके बाद सेकंड मोस्ट क्वेश्चन जो आता है हमेशा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वह वुड्स डिस्पैच, ठीक है, ये आया था 1854 में। इसको हम बहुत फेमसली नाम है इसका मैग्मा कार्टा, ठीक है। ये मैग्मा कार्टा किसका है? इंडियन एजुकेशन का, ठीक है। अब थर्ड प्रोविज़न पढ़ेंगे हम एजुकेशन का, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट एजुकेशन इज़ अ टूल फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड कर रखा है कि हम सारे इक्वल हैं, ठीक है, सबको न्याय मिलना चाहिए। बट कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें प्रोवाइड करता है कि एजुकेशन के ही थ्रू ये कम मतलब कि पॉसिबल है, क्योंकि जिस बच्चे को या फिर जिसको एजुकेशन नहीं मिलेगी वो अपने राइट्स को लेके अवेयर नहीं होगा। अगर राइट्स के बारे में अवेयर नहीं होगा, उसको यही नहीं मालूम होगा कि हमारे ऊपर जैसे कोई ST SC का स्टूडेंट है या बच्चा है, उसको नहीं मालूम, उसको इतना अवेयरनेस नहीं है कि हाँ हमको राइट है कि हम भी इनके जैसे इक्वल है सोसाइटी में, बट उसके ऊपर फोर्स किया जा रहा है, लेबर लगाया जा रहा है, ठीक है, टॉर्चर किया जा रहा है, उसको एजुकेशन नहीं दी जा रही। उसको लग रहा है कि हाँ ये तो होता आ रहा है होता आ रहा है, बट लेकिन जब उसको एजुकेशन मिलेगा, प्रॉपर राइट्स मिलेंगे, तो उसको अवेयरनेस आएगी। क्या अवेयरनेस? कि हाँ मैं भी इन बच्चों की तरह इक्वल हूँ, मेरा भी राइट है। इसलिए एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है हमारे इक्वालिटी और जस्टिस के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एजुकेशन से रिलेटेड हमारे राइट्स। फर्स्ट राइट है हमारा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट एक कंपल्सरी राइट है, क्योंकि ये सबके पास है, जो ये वीडियो देख रहा है उनके पास भी, मैं भी, सबके पास, जो भी इंडिया में है उसके पास ये फंडामेंटल राइट्स हैं। अब क्या क्या है? पहला हमारा आता है आर्टिकल 21A। ये तो आप सभी बच्चों को पता ही होगा, क्योंकि राइट टू एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स, यानी आप सबको पता होगा जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलेगी। सेकेंड है हमारा आर्टिकल 29 and 30। ये है हमारा राइट ऑफ मिनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और आर्टिकल 15 जो भी बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए प्रॉपर, किसी भी तरह के कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जात का हो, राइट गाइस। आगे है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटी, ठीक है। यहाँ तक आपने सबने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल और ड्यूटी। इसमें क्या होता है? आर्टिकल 45 and 46 आता है। 45 हमको ये बताता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 6। जो बच्चे 6 साल से छोटे हैं तो उनको ऐसे प्रोविज़न्स मिले, उनको केयर मिले कि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाएँ। और हमारा 46 है प्रमोशन करना, मतलब कि एजुकेशन को प्रमोशन करना है कि ST SC और जो वीकर सेक्शन के लोग भी हों वो भी एजुकेशन ईजिली गेन कर सकें। आर्टिकल 51A के इसमें क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है पेरेंट्स को कि वो उनको अपने बच्चों को एजुकेशन अपॉर्चुनिटी हो, मिले उनके चिल्ड्रन को। और फोर्थ हम पढ़ेंगे एजुकेशन एंड सोशल डाइवर्सिटी। ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, एजुकेशन एंड सोशल डाइवर्सिटी। तो आई होप आप अभी तक बोर ना हो, और मैं इसको बहुत इजीली वे में, मतलब जो बहुत मेन टॉपिक्स हैं वही करा रही हूँ, जिससे आप बोर फील ना हो, और आपका जो भी टॉपिक है ये वन शॉट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। सो कंटिन्यू करते हैं हम। फोर्थ हमारा है एजुकेशनल एंड सोशल डाइवर्सिटी। जैसे हमारा अभी जो प्रेजेंटली इंडिया है वो फेस क्या कर रहा है? हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। पहला पढ़ते हैं एजुकेशन एंड सोशल डाइवर्सिटी कंटेम्प्रेरी इंडिया। हाँ ये तो वही हो गया, ठीक है। तो हमारा पहला है डाइवर्सिटी किस बेस पे फेस कर रहा है? तो पहला हमारा लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मीनिंग होता है लैंग्वेज बेस्ड, ओके। तो पहला ये जो है ना, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो ये ना 1 मार्क के क्वेश्चन में ज़रूर आता है, और ये मेरे एग्ज़ाम में भी आया था। ये जो आपका दिख रहा है ना लिंग्विस्टिक बेस्ड 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये 3 लैंग्वेज फार्मूला बहुत इजी है। हमको पता है एक इंग्लिश लैंग्वेज होती है, हिंदी लैंग्वेज होती है, और एक हमारा आता है मदर टंग, ठीक है। अगर ये पेपर में आपको आए तो आप इसका एक फ्लैश कार्ड या फिर एक आता है ना स्ट्रक्चर टाइप भी बना सकते हो, ठीक है। रीजनल में क्या होता है? जैसे कि एस्टैब्लिश हुए हैं नवोदय और विद्यालय टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन रूरल एरियाज।
नवोदय विद्यालय वो होते हैं, कुछ स्टूडेंट जानते होंगे, कुछ को नहीं मालूम होता है। तो जिनको नहीं मालूम तो मैं उनको बताती हूँ। नवोदय विद्यालय वो होता है जहाँ पे जैसे मान लो जो ST OBC या फिर किसी भी बैकग्राउंड के बच्चे हों, और वो मतलब इकोनॉमिकल या फाइनेंशियली स्टेबली इतना नहीं है कि वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाए, और बच्चे के अंदर टैलेंट है, तो एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, एक एंट्रेंस होता है नवोदय विद्यालय का। अगर आप इसको पास कर लेते हो तो गवर्नमेंट ही आपका जितना भी एक्सपेंसेस है वो उठाती है, ठीक है। और वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आपको रूम वूम सब बहुत, इसकी बहुत फैसिलिटी सब स्टूडेंट को मिल जाती है कि वो अपना एजुकेशन अच्छे से कंटिन्यू कर पाए। थर्ड है हमारा सोशल कास्ट। सोशल में क्या होता है, जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है और स्कॉलरशिप देकर जो हमारा इन मतलब कि जो अपर कास्ट है और जो लोअर कास्ट है, इन दोनों के बीच में जो भी गैप है उसको फिल कर सके, कैसे स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए, ऐसी पॉलिसीज़ बनाया जाए रिजर्वेशन देकर कि उनका भी जो है और अपर कास्ट का है दोनों का गैप फुलफिल हो जाए, एजुकेशन सबको मिले। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे, कोर चैलेंजेस इन कंटेम्प्रेरी एजुकेशन। पहला पॉइंट है इसका यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका मतलब है कि जितनी भी एजुकेशन है, हर स्टूडेंट को, जो भी चिल्ड्रन है, वो अपनी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट कर ले। क्योंकि कुछ होता है किसी का बैकग्राउंड इतना फाइनेंशियली स्टैब्लिश या फिर अच्छा नहीं होता है, तो वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन तक भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। वो अपने घर के काम या फिर फैमिली अगर बहुत ही इकोनॉमिकली वीक है तो वो लेबर भी लग जाते हैं बच्चे। इसलिए इतना इंश्योर हो कि जो भी चाइल्ड है वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर सकें। सेकंड हमारा है इक्विटी एंड इक्वालिटी। इसका मतलब है कि इक्वल एक्सेस एंड एक्स्ट्रा सपोर्ट, सब जो मतलब कि सबको इक्वल एक्सेस मिले किसका, एजुकेशन का। इसलिए हमको एक्स्ट्रा सपोर्ट भी दिखाना होगा, जैसे ऐसे स्टूडेंट है जो फाइनेंशियली वीक है तो उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे। और थर्ड हमारा लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर में यह आता है कि वो अपनी टीचिंग किस में कंटिन्यू करें, मदर टंग में करें या फिर इंग्लिश में करें। इसका अगर देखा जाए तो इसका तो डिबेट चलता आ रहा है, बट इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है बिकॉज कि इसमें डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे भी एक लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं, बट लेकिन मदर टंग को भी इम्पोर्टेंस मिलती है। ये हम एक यूनिट में कवर करेंगे जहाँ पे मदर टंग को हम बैरियर की तरह यूज़ नहीं करते हैं, एक यूज़फुल टूल की तरह देखते हैं, क्योंकि मदर टंग से ही हम उसका एक रिसोर्स लेते हैं और उसको हम जो चीज़ें होती हैं उसको अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। तो आई होप आपको ये जो यूनिट 1 है ये कवर हो गई हो। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।